हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, इस चैप्टर का नाम है चमकते सितारे। इसमें समाज के द्वारा जो भी लिंग भेद किया जाता है उसके बारे में दिया गया है। इसमें एक लड़की की कहानी है जिसका नाम है अफसाना मंसूरी। वह केवल 13 वर्ष की है लेकिन अभी से ही दीवार फांद चुकी है। यहाँ दीवार फांदने का मतलब है कि वैसी दीवार जो कि उसकी झुग्गी और बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में थी, यानी समाज के द्वारा खड़ी की गई दीवार, जो कि अक्सर होता है लड़के और लड़कियों में भेदभाव के रूप में, लिंग भेद के रूप में। वो जो लड़की है वो अपना परिवार चलाने के लिए बर्तन धोती है। लिंग भेद की वह दीवार जो कि उसकी माँ ने भी उसके सामने खड़ा किया था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी लड़कियां खेलने बाहर जाती हैं या निकलना चाहती हैं तो उनके सामने यह मतलब बताया जाता है कि ये खेल लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए है, ऐसा कुछ। आगे देखेंगे। आज अफसाना खुद एक बुलंद और मजबूत दीवार है। कैसे? मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की आज वह प्रेरणा है 5 अन्य लड़कियों के लिए जो रोजमर्रा की जिंदगी को छोड़कर पहुंची हैं बास्केटबॉल कोर्ट में, यानी उसके साथ खेलने के लिए। आज अफसाना एक सितारा है, एक उभरती हुई टीम का। इस टीम ने मुंबई के कई क्लबों की टीमों को अचरज में डाल दिया है। जो अफसाना का टीम है, और अफसाना किसमें खेलती है, वो बास्केटबॉल खेलती है, और इसकी जो टीम है छोटी सी, इसने कई लोगों को अचरज में डाल दिया। क्यों? सिर्फ अपनी हिम्मत और थोड़ी सी मदद के सहारे यह टीम जो है पहुंची है जिला स्तर टूर्नामेंट में के सेमीफाइनल में। क्यों? क्योंकि यह ज़्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो जाता है, क्योंकि ये लड़कियां इस में शामिल है और साथ ही इसमें बहुत ज़्यादा इनका खुद का हिम्मत और खुद का मेहनत है। ऐसा नहीं है बस बाहरी मदद तो है ही, लेकिन वो थोड़ा ही है, इनका खुद का हिम्मत है। ये जो भी लड़कियां हैं वो अपनी पारिवारिक जो भी परिस्थितियां हैं उसको झेलते हुए, उसको फेस करते हुए आगे बढ़ रही हैं। आगे हम लोग देखेंगे। आगे एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है विक्टोरिया टर्मिनल, जो कि रेलवे स्टेशन का नाम है, वो मुंबई में है। इसी को हम लोग छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भी कहते हैं, याद रखेंगे इसको। कक्षा में बच्चों की टोलियां बनाकर उन्हें अलग अलग खेल खेलने के मौके देने चाहिए। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि शिक्षक जो है वो क्या करें, बच्चों की अलग अलग टोली बनाकर उन्हें अलग अलग खेल खेलने के मौके दें, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे टीम गेम्स में अपने लिए नहीं खेलकर पूरी टीम के लिए मिलकर खेलें, ताकि उसमें बच्चों में सहयोग आदि की भावना का विकास हो। आगे देखेंगे। बच्चों की यह समझ बनाने की कोशिश करें कि खिलाड़ी की जो योग्यता होती है या पहचान है उसके खेल से है, न कि उसकी जाति या फिर आर्थिक स्थिति से। यानी ये नहीं है कि वो किसी अमुक जाति का है तो इसलिए वो योग्य है और उस जाति का नहीं है तो वो अयोग्य है, या फिर अगर किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो अच्छा खिलाड़ी है और अगर नहीं है तो वो अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है, बच्चों में यह समझ विकसित करना है। बच्चों में यह समझ बनाना आवश्यक है कि किसी भी खेल में खिलाड़ी की जो पहचान होती है उसकी लगन से है, न कि इससे है कि वह किस स्तर के लिए खेलता है। क्योंकि जिन बच्चों की कहानी यहाँ पे दी गई थी वो कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट टीम या फिर बास्केटबॉल टीम की बात नहीं हो रही थी, वो एक छोटे से स्कूल की या एक छोटे से जगह की बात हो रही थी। तो इसके माध्यम से बच्चों में यह समझ बनाना भी जरूरी है कि किसी भी खेल के लिए खिलाड़ी की पहचान जो है उसकी लगन से है, न कि इससे कि वह किस स्तर के लिए खेल रहा है। अगर बच्चा जो है पूरी लगन से स्कूल के स्तर पर ही खेलता है तो यही उसकी उपलब्धि है। यानी वो जिस भी, चाहे वो छोटे स्तर पर खेल रहा हो, बड़े स्तर पर खेल रहा हो, उसने मतलब वो जितना कर सकता था और पूरी लगन के साथ अगर वो खेल रहा है तो यही उसकी उपलब्धि है। फिर वह किस नंबर पर आया है इसका भी ज़्यादा महत्व नहीं है, महत्व इसका है कि उसने कितनी लगन से खेल को खेला है। यहाँ तक हो गई बात। आगे देखेंगे हम लोग। अगला हमारा चैप्टर है किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। देखिए, इसमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे दे रखा है। वानगाम जो है वो कहाँ है? गुजरात में है। इस बात को याद रखेंगे आप लोग। एक आगे दिया गया है ऊंधियू के बारे में। यह जो है एक गुजराती डिश है। सर्दियों में खेत में से ही ताजी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सील बंद कर दिया जाता है। यह ऊंधियू बनाने का तरीका है कि जब सर्दियों के समय में खेत में ताजी ताजी सब्जियां होती है तो उनको मसाले के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको बंद कर देते हैं, और उसके बाद कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा करके रखते हैं और उसको सब्जी को वैसे ही पकाया जाता है, उल्टा करके ही उसको उलट
के। इस पकी सब्जी को ऊंधियू कहते हैं, इस पकी सब्जी को ही ऊंधियू कहते हैं और गुजराती भाषा में इसका मतलब होता है उल्टा। ऊंधियू का मतलब होता है उल्टा और इसे बाजरे की रोटी के साथ खाया जाता है। ऊंधियू का मतलब होता है उल्टा और ऊंधियू क्यों कहते हैं हम लोग समझ ही गए हैं कि ये जो जिस मटके में भरते हैं उसको उल्टा रख के सब्जी को पकाया जाता है और इसे बाजरे की रोटी के साथ खाया जाता है। यहाँ तक हो गई बात। आगे देखेंगे हम लोग। आगे दिया गया है कि बीजों को कीड़ों से बचाने के लिए उन्हें नीम की पत्तियों के साथ रखा जाता है। ये तो लगभग सबको पता होता है। पहले बीजों को सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था ताकि उसको कीड़े न खाएं। यहाँ तक हो गई बात। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी एक और क्लास में बताया था। आगे देखेंगे हम लोग। आगे दिया गया है क्रोटोन पौधे की जड़ें जमीन के बहुत अंदर नहीं जाती हैं और जब इनकी जो पत्तियां होती हैं वो मुरझाने लगती हैं तो किसानों को यह पता चल जाता है कि यहाँ पानी देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इस पौधे की जो जड़ें हैं ये बहुत ज़्यादा गहरी अंदर तक नहीं जाती हैं ज़मीन के। केंचुआ, जिसे कि किसान का मित्र भी कहते हैं, यह जमीन में छेद बनाते रहते हैं और जिससे क्या होता है कि जमीन पोली हो जाती है। इन केंचुओं के मल से जमीन उपजाऊ बनती है। यहाँ तक हो गई बात। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है और इसको नोट भी कर लेना है। जैसा कि सीटेट का नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। आगे देखेंगे हम लोग। देखिए अगला जो चैप्टर है उसका नाम है किसके जंगल। कुडुक एक भाषा है जो झारखंड राज्य के आदिवासियों द्वारा बोली जाती है। कुडुक क्या है? एक भाषा है जो झारखंड राज्य के आदिवासियों द्वारा बोली जाती है। यहाँ एक महिला है, एक शिक्षिका है सूर्यमणि, उनकी कहानी दी गई है कि उन्होंने किस तरीके से अपने बचपन में स्ट्रगल किया और वो पढ़ लिख कर शिक्षिका बनी और वो अब अपनी जाति, अपनी जो समाज है, आदिवासी समाज है, उसका उत्थान का कार्य किस प्रकार से कर रही हैं, किस प्रकार से लोगों को जागरूक कर रही हैं और अपने अधिकारों के बारे में बता रही हैं। साथ ही वो जंगल को बचाने का, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को बचाने का भी कार्य कर रही हैं। इन्होंने कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला जिसका नाम रखा तोरांग। तो कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। तो आप इस बात को याद रखेंगे, तोरांग का मतलब कुडुक भाषा में होता है जंगल। और इन्होंने कौन सा केंद्र खोला था? तोरांग नामक केंद्र खोला था और इसका मतलब होता है जंगल। आगे देखेंगे हम लोग। आगे दिया गया है जंगल अधिकार कानून 2007। यह कानून जो है वो कब पारित हुआ? 2007 में, इसलिए इसका नाम ही हो गया जंगल अधिकार कानून 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 सालों से जंगल में रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। यानी जो वन्य उत्पाद हैं उस पर उनका हक है, उन्हें वहाँ से जंगल से न हटाया जाए। और जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा ही करेगा। जो आदिवासियों की ग्राम सभा है जो कि जंगल में ही रहते हैं तो उस जंगल को बचाने का कार्य भी उनकी ही ग्राम सभा करेगा। इसमें मुख्य रूप से क्या कहा गया है कि जो लोग कम से कम 25 सालों से जंगल में ही रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगलों पर और वन्य उत्पादों पर भी पूरा हक होगा और उनको जंगल से नहीं हटाया जाएगा। यहाँ तक हो गई बात। आगे देखेंगे हम लोग। देखिए आगे भारत का मैप दिया गया है और इसके माध्यम से बताया गया है कि कहाँ ज़्यादा घने जंगल है और किस राज्य में कम घने जंगल हैं। तो हम लोग मैप में देख सकते हैं कि यह जो हमारा सिक्किम है यह भी ज़्यादा वन आच्छादित है। सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं ये ज़्यादातर वनों की अधिकता यहाँ पे ज़्यादा है। फिर हमारा यहाँ झारखंड आ गया, पश्चिम बंगाल की ये वाला क्षेत्र हो गया, ये हमारा पश्चिमी घाट हो गया, यहाँ पे भी जंगलों की अधिकता है, वनों की अधिकता है। फिर हमारा उत्तराखंड हो गया और ऊपर का हिमाचल प्रदेश हो गया, इस तरफ भी जंगलों की अधिकता है। और जहाँ हल्का ग्रीन दिख रहा है वहाँ पे मतलब कम घने जंगल है, इसका मतलब ये है। आगे हम लोग देखेंगे। अगला हेडिंग है हमारा मिजोरम में खेती की लॉटरी। हर साल किस परिवार को कितनी जमीन मिलेगी सबकी लॉटरी निकलती है। मतलब मिजोरम में खेती का जो तरीका है कि हर साल किस परिवार को कितनी जमीन मिलेगी इसकी एक लॉटरी निकलती है। जमीन को साझा मानकर सब लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का मौका मिलता है, मौका दिया जाता है बारी बारी से और जमीन को साझा माना जाता है। बांस के एक बर्तन में लॉटरी की पर्ची रखी जाती है और उसको एक बारी बारी से निकाला जाता है कि कब किसका नंबर आता है। आगे देखेंगे हम लोग।
यहाँ पे लॉटरी के माध्यम से जो जमीन दी जाती है उसका माप कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ 1 टीन बीज हम जितनी जमीन पर बोते हैं उसे 1 टीन जमीन कहा जाता है। यानी कि जो 1 टीन हमारा अनाज हो गया उसको हम लोग जितनी जमीन पर बोएंगे उसको 1 टीन। वैसे ही अगर हमें 3 टीन अनाज जितना बोना है तो अगर हमने कहा कि हम 3 टीन जमीन लेंगे तो इस 3 टीन अगर हमें जमीन चाहिए तो इसका मतलब सीधा सा है कि अगर हम लोग 3 टीन के डब्बे से अगर देखा जाए तो जितना अनाज बोते हैं उतनी जमीन को ही हम लोग ये बोलेंगे कि हमें 3 टीन जमीन चाहिए, 4 टीन चाहिए, 5 टीन चाहिए। मतलब इसका निर्धारण इस तरीके से होता है। जमीन को ये बोला जाता है, मतलब टीन के आधार पर माप का निर्धारण किया जाता है कि किसे कितना मिलेगा और किसे कितना दिया जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। आगे मिजोरम में ही जो होने वाली खेती है झूम खेती, जो कि लॉटरी के माध्यम से निकलता है और जमीन का निर्धारण होता है, उसके बाद लोग अपनी खेती करते हैं। वैसे तो ये पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी होता है, लेकिन मुख्यतः बुक में मिजोरम के बारे में ही दिया हुआ है, तो आप लोग इसी को पढ़ेंगे। झूम खेती का तरीका निराला है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। मतलब कि एक जब फसल उगा उसको कटने के बाद जमीन को कुछ सालों तक आराम करने देते हैं, यानी उसमें खेती नहीं करते हैं। जब उसमें खेती नहीं करेंगे तो उस जगह पे कुछ ऐसे बांस या जंगल तो उग ही आएंगे। तो उस जगह पे जो भी बांस या जंगल उगते हैं, जो भी खरपतवार उगते हैं, उसे उखाड़ा नहीं जाता है, जड़ से निकाला नहीं जाता है, बस गिरा कर जला दिया जाता है ताकि वो दोबारा से उगाए। यह राख जो है वो जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए, यानी कि वो जो भी खरपतवार जला रहे हैं हम लोग, बांस वगैरह जो जंगल जला जाता है, तो उसमें ऐसा ध्यान रखा जाता है कि जो भी आसपास के पेड़ हैं वो भी न जले और जंगलों को नुकसान भी ना पहुंचे, यह भी देखना पड़ता है यह जलाते समय। यह नहीं कि कुछ भी जला दिए। आगे हम लोग देखेंगे। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। याद रखेंगे, झूम खेती में क्या होता है, जमीन को जोता नहीं जाता है गहराई से, मिट्टी को बस हल्के से हिलाकर और बीज को अंदर उसमें छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज बोए जाते हैं, जैसे कि मकई हो गया, सब्जियां हो गई, मिर्च हो गई और धान आदि। वहीं पे मतलब एक ही खेत में अलग अलग तरीके के बीज बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ा नहीं जाता है, जड़ से नहीं निकाला जाता है, बल्कि उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाए और इससे भी जमीन जो है वो उपजाऊ बनती है, उर्वरता आती है उसमें। आगे देखेंगे हम लोग। आगे दिया गया है कि अगर किसी परिवार में खेती का जो काम है वो पिछड़ जाता है तो दूसरे लोग मदद के लिए आ जाते हैं। बस उस परिवार को क्या करना होता है कि उन्हें, जो भी लोग आते हैं, उन्हें खाना खिलाना पड़ता है। यहाँ की जो मुख्य फसल है मिजोरम की, वो चावल की ही होती है। फसल तैयार होने पर उसे घर ले जाना पीठ तोड़ मेहनत का काम है, क्योंकि वहाँ पे सड़कें नहीं हैं, बस ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो पीठ पर ही लाद कर सारी फसल को इन रास्तों से घर ले जानी पड़ती है और इसमें कई हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि यह काफ़ी मुश्किल का काम है। सड़कें नहीं है, खुद ही ढोके ले जाना होता है और वो पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे चलने में भी परेशानी होती होगी। आगे देखेंगे हम लोग। आगे दिया गया है कि फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। मिजोरम की बात हो रही है कि जब वहाँ पे फसल पकती है तो गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। सब साथ में खाना पकाते भी हैं और खाते भी हैं। साथ ही चेराओ नाच भी करते हैं। नृत्य का नाम है चेराओ। याद रखेंगे, मिजोरम में चेराओ नृत्य किया जाता है। आगे देखते हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जो हैं वो जंगलों से जुड़े हैं और लेकिन मुश्किल जीवन होते हुए भी लगभग सभी बच्चे जो हैं वहाँ पे स्कूल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।